गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 69 से स्टार्ट हैं। तो आप लोग पेज नंबर 69 को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको करना है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले तो आप नोटिस कीजिए कि चिन्ह कैसे लिखा जाता है। जनरली हम लोग चिन्ह को गलत लिखते हैं। पहले हम च बनाते हैं, उसके ऊपर छोटी की मात्रा लगाते हैं, उसके बाद हा बनता है और हा के साथ हलंत लगता है और उसके बाद ना बनता है। हम जो लिखते हैं वो ऐसे लिख देते हैं जो गलत है, जिसकी वर्तनी गलत है। पहले आधा ना बना देते हैं फिर हा बना देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। कवि जो है वो पुल्लिंग होता है, इंग्लिश में पोइट बोलते हैं और हिंदी में पोइटस बोलते हैं, और इंग्लिश में पोइटस बोलते हैं। स्त्रीलिंग को तो हिंदी में स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास में कवित्री, कवित्री, कवियत्री और कवियत्री। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये तो हम जानते हैं। अगर हम कंफ्यूज होंगे तो हम इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होंगे पक्का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कवि बेशक हम ऐसा लिखते हैं लेकिन कवि के स्त्रीलिंग में वहाँ पर जो छोटी की मात्रा है वो नहीं आती है, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा कवियत्री। कवियत्री लिखा जाता है इस तरह से, कवयित्री। तो इसके लिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा शब्द सदा किस वचन में प्रयुक्त होता है। वर्षा हो रही है, आप बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, वर्षा हो रही है, हो रही है नहीं बोलेंगे। तो इसी से बोलने से समझ में आ जाता है कि वो एक वचन में प्रयोग होती है या बहुवचन में प्रयोग होती है या दोनों वचनों में प्रयोग होती है, या पहला और दूसरा दोनों सही है। तो वर्षा का बहुवचन हम नहीं बनाते कि वर्षा हो रही है, नहीं, एक वचन में ही प्रयोग होगी। तो उसका सही शब्द है एक वचन। प्राण शब्द सदा किस वचन में प्रयुक्त होता है। उसके प्राण निकल गए हैं, कि हम ऐसा बोलते हैं कि उसका प्राण निकल गया है, नहीं बोलते ना ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राण शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि हम वहाँ पर हैं का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए। ठीक, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। गंगोत्री से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, लेकिन वो से कौन सा से है, जब हम किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, और जब हम किसी से अलग होते हैं तो अधिकरण से, अधिकरण मैं पे पर और अपादान से अलग होने के लिए। ठीक, तो जब हम किसी से दूर जाते हैं, अलग होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ अपादान होगा। नेहा मनीषा की बहन है, तो यहाँ पर क्या है, संबंध बताया जा रहा है, तो कौन सा कारक हुआ, संबंध काकी के, तो यहाँ पर काकी के है। कर्ता कारक नहीं होगा, अपादान कारक नहीं होगा, कर्म कारक भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संबंध का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 थी जो अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 को आप लोग देखिए क्या करना है। नीचे दिए गए शब्दों के हमको लिंग बदल कर लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो नीचे शब्द दिए गए हैं वो पुल्लिंग में हैं, हमें उनके लिंग बदलने हैं। तो साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है साध्वी, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है साध्वी। दादा का स्त्रीलिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है, दादी। विद्वान मतलब जो होशियार हो उसको विद्वान बोलते हैं, और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, विदुषी। स्कॉलर इंग्लिश में होता है स्कॉलर, और हिंदी में विद्वान, विदुषी। विधुर, विधुर को बोलते हैं इंग्लिश में विडोअर, जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर बोलते हैं, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, विधवा। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा बोलते हैं। तो साधु का साध्वी, दादा का दादी, विद्वान का विद्वती, विदुषी, विद्वान का विदुषी, और विधुर का विधवा। ये एक्सरसाइज 3 थी। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। 3rd एक्सरसाइज में अभी कुछ और शब्द बाकी हैं, जैसे पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिताइन। नायक का स्त्रीलिंग शब्द होगा नायिका, हीरो हीरोइन। स्वामी का स्त्रीलिंग शब्द होगा स्वामिनी। नाग का स्त्रीलिंग शब्द होगा नागिन। वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा वीरांगना।
और सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सम्राज्ञी। ठीक, सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो किस तरह से लिखा जाता है? सम्राज्ञी। ठीक है, तो पंडित का स्त्रीलिंग शब्द पंडिताइन, नायक नायिका, स्वामी स्वामिनी, नाग नागिन, वीर वीरांगना और सम्राट सम्राज्ञी। अब 4th नंबर के क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान है और जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना उसमें से ही हमको ये रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, तो अब हमें समझना है कि इनमें हम क्या फिल करें। देखिए, आवट से समाप्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आवट से समाप्त होने वाले शब्द जैसे क्या होते हैं? बनावट, सजावट, कड़वाहट, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं या पुल्लिंग शब्द होते हैं? तो वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आवट से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, भाषाओं के नाम प्रायः मीन्स ऑफन, अक्सर कैसे होते हैं? जो भाषाओं के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, ठीक, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आती, तो आती बोलते हैं ना, तो वो स्त्रीलिंग है। जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध हो वह क्या कहलाता है? वह पुल्लिंग कहलाता है। आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? पुल्लिंग फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? पुल्लिंग फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से देशों के नामों को प्रायः किसमें शामिल किया जाता है? पुल्लिंग में शामिल किया जाता है। भारत हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक, पाकिस्तान हुआ, ये देशों के नाम ही तो हैं और ये सब क्या है? ये सब वाक्य में जब इस्तेमाल होते हैं तो पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल होते हैं। भारत का विकास हो रही है या हो रहा है? भारत आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है? आप लोग समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। श्रीलंका, कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जो हिंदी के सेंस, स्त्रीलिंग के सेंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि श्रीलंका है ना, श्रीलंका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे जो ज़्यादातर देशों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जो शब्द किसका बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं कि ये स्त्री जाति से संबंधित है तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो ये 5 आपके रिक्त स्थान हैं जिनकी पूर्ति हम कर चुके हैं। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। ओ बच्चों देखिए, अगली एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर हमको वाक्य पुनः लिखने हैं। जैसे ग्वाला दूध लाया है, अब हमें इसमें लिंग बदलना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ग्वालिन दूध लाई है। क्या बोलेंगे? ग्वालिन दूध लाई है, तो ग्वाला का लिंग बदल दिया, ग्वालिन कर दिया। बंदर केला खा रहा है, अब लिंग बदलेंगे बंदर का, तो क्या हो जाएगा? बंदरिया केला खा रही है। वर विवाह के लिए तैयार है, इसमें वर का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा कि वधू विवाह के लिए तैयार है। वृद्ध को सर्दी लग रही है, इसमें लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा वृद्धा को सर्दी लग रही है। वृद्ध का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है वृद्धा। अभिनेता को ऑस्कर अवार्ड मिला, अब अभिनेता शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है अभिनेत्री, तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा अभिनेत्री को ऑस्कर अवार्ड मिला। अच्छी थी ना एक्सरसाइज? तो ऐसी एक्सरसाइज कराने में, करने में, समझने में और समझाने में आई एंजॉय, मुझे तो मज़ा आता है। डू यू एंजॉय ऑल्सो? क्या आपको भी मज़ा आता है? यू मस्ट बी एंजॉइंग। चलो अगली चलते हैं एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखने हैं। जैसे चप्पल है, चप्पल का वचन बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? चप्पलें। पुत्री का वचन बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा? पुत्रियाँ। वचन मतलब बहुत सारा, एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन। वाधा वाधाएँ, डलिया डलियाँ, य पर चंद्र बिंदु लग जाएगी। पौधा पौधे। साधु, साधु का बहुवचन नहीं बनाते हैं हम साधु का बहुवचन नहीं बनाएंगे। साधु का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम साधु में जो बहुवचन वाले शब्द होते हैं ना, जैसे गण होता है, जन होता है, वृंद होता है, लोग होता है,
वो लगा देते हैं। तो साधु का बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा साधुगण। साधुगण मतलब साधुओं का पूरा गण। कपड़ा, कपड़े, कुर्सी आसान है, कुर्सियाँ। तो ये हमने इन शब्दों के बहुवचन बना दिए। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। देखिए इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के वचन बताने हैं कि ये कौन सा वचन है। तो और भी आसान है, लड़के पढ़ रहे हैं, मैं लड़के का वचन क्या है, बहुवचन। पेड़ पर बंदर बैठे हैं लिखा हुआ है ना, तो बहुत सारे हैं, तो बंदर बहुवचन में है। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, एक ही पुस्तक है तो एक वचन में है। लड़कियां रस्सी कूद रही है, लड़कियां बहुवचन में है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगली एक्सरसाइज में क्या है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पक्षी रिक्त स्थान में पेड़ पर बैठे हैं, तो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं ऐसे ही आने वाला है। वचन बदलना है अच्छा है, तो हम लिखेंगे पेड़ का, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं, पेड़ों पर बैठे हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं। अगला है उसने सुंदर चूड़ी पहन रखी हैं, तो उसने सुंदर चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो वचन बदलना है। आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, तो आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चंद्र बिंदी लगा दी। मेरे पास 3 कुर्सी है, मेरे पास 3 कुर्सियाँ हैं। और यहाँ पर लड़का गेंद से खेल रहे हैं, तो हो जाएगा लड़के गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है। अगली एक्सरसाइज क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों के वचन सही करके वाक्यों को पुनः लिखना है, यानी कि वाक्य गलत लिखे हुए हैं। बागों में फूल खिल गया है, तो हम लिखेंगे बागों में फूल खिल गए हैं। कई सारे फूल होंगे तो खिल गए हैं। और यहाँ पर हम बाग में फूल खिल गए हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपया दिए हैं, तो हम लिखेंगे मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए हैं। हमारे देश में 6 ऋतु होती हैं, तो हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, नहीं आकाश में सूर्य चमक रहा है। उसने मेरी बहुत सहायताएं की हैं, तो हम लिखेंगे उसने मेरी बहुत सहायता की है। तो आप ये कर सकते हो, इसमें आपको बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि आप हिंदी रात दिन बोलते हो ना, तो आपको अभ्यास है कि वाक्य शुद्ध कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है। अगली एक्सरसाइज नंबर 10 है। देखो 10 में क्या करना है, जिन शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है उन पर सही का चिन्ह लगाइए कि हम इनका बहुवचन नहीं बना सकते। सूर्य है, सूर्य का बहुवचन क्या बनाएंगे, सूर्य तो एक ही होता है, तो इन्हें नहीं बना सकते हम बहुवचन। दादा, पिता, फूल, फूल, पानी, पुस्तक, भालू, ईश्वर कुछ शब्द हैं। इसमें से आप बताइए हम किसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। पिता तो सबके एक ही होते हैं, है ना, तो पिता का भी बहुवचन नहीं बनाएंगे। फूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, दादा भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही होते हैं दादाओं। पानी का बहुवचन नहीं बना सकते, पुस्तक का बना सकते हैं, भालू का भी बना सकते हैं। ईश्वर तो एक ही होता है, तो ईश्वर का भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। अब बचे हमारे पास में दादा, फूल, पुस्तक, भालू। अब इसमें से क्या लगता है, कोई और शब्द है जिसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं? कुछ बच्चे ठीक सोच रहे हैं। जो दादा होते हैं, दादा का भी बहुवचन हम नहीं बनाते हैं। तो पिता, दादा ये एक ही रिश्ते माने जाते हैं, है ना। फूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, पुस्तकें भी बहुत सारी हो सकती हैं, और भालू भी बहुत सारे हो सकते हैं, भालू। ठीक। अब कारक से संबंधित हमारे पास अगली एक्सरसाइज है। देखिए इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरने हैं। क्रिया का फल जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है उसे, जिससे क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संकेत करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं, संबोधन कहते हैं। पुकार रहे हैं ना, तो संबोधन कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग होने के लिए अपादान कहते हैं।
अगली एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें क्या करना है, देखिए नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों का कारक बताना है। वेरी गुड, इसमें तो मज़ा आने वाला है। पहचानने हमें कारक कौन से हैं। देखिए, रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा, तो रावण ने भेजा ना, तो रावण क्या हुआ, रावण हुआ कर्ता कारक। कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, किससे मारा, गदा से मारा, तो ये कौन सा हुआ, करण कारक। हे प्रभु क्षमा कर दो, तो हे प्रभु क्या हुआ, संबोधन कारक हुआ, क्योंकि हम किसी को पुकार रहे हैं। अमन झूले से गिर गया, अमन झूले से नीचे गिर गया, अलग हो गया, तो अलग होने के लिए क्या लगाते हैं हम, अपादान कारक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अपादान कारक लगाते हैं। सुमित ने पेंसिल से चित्र बनाया, किससे चित्र बनाया, पेंसिल से बनाया, तो करण कारक। यह गाय ग्वाले की है, गाय और ग्वाले का संबंध है, तो यहाँ पर संबंध कारक। दादाजी रोज बगीचे में टहलने जाते हैं, तो बगीचे में अधिकरण होता है में पेपर, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक है ना। तो इस तरह से ये कारक हम पहचान पाए। एक लास्ट सेंटेंस और है इसमें, अनिल के घर में 3 कमरे हैं, तो काकी के नानी ने अनिल का घर, यहाँ पर भी कौन सा हो गया, संबंध कारक हो गया। ठीक, इस तरह से ही हम कारकों की पहचान करना भी सीख रहे हैं। अगली एक्सरसाइज 13 है, इसमें हमें अगेन कारक ही फाइंड करने हैं। रेखांकित शब्दों को सही कारक से मिलाइए। जैसे अमन को पढ़ना है, तो इसमें कौन सा कारक है, अखिल विमान से आया, कौन सा कारक है, अरे शैतानों मेरा दिमाग मत खाओ, तो अरे शैतानों में कौन सा कारक हुआ, अरे शैतानों में हुआ संबोधन कारक। जो आ रहे हैं पहले उन्हें आप जल्दी लिख लीजिए। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो में क्या होता है, अधिकरण कारक, तो ये अधिकरण कारक हो गया। पक्षियों को दाना पानी देना पुण्य का कार्य है, तो जब आप किसी को दान करते हैं तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अब अखिल जो है वो विमान से आया और अमन को पढ़ना है। एक कर्म कारक है और एक करण कारक है, तो करण से, तो विमान से, तो करण से। ठीक है, और अमन को पढ़ना है, कर्म कारक। इस तरह से ये कारक वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। अब आते हैं हम गतिविधि वाली एक्सरसाइज पर। देखो इसमें क्या करना है, अभिभावक तथा शिक्षक की मदद से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाइए जो आपस में भिन्न होते हैं, जैसे बैल और गाय। तो आपको ये एक्सरसाइज अपने आप से करनी है। ऐसे 10 शब्द लिखने हैं आपको, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक दूसरे से मैच नहीं करते। जैसे माता पिता मैच नहीं कर रहे ना, लेकिन दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी ये सब मैच कर रहे हैं। तो आपको ऐसे जोड़े लिखने हैं जो आपस में भिन्न होते हैं। दूसरा है, अपने घर में विद्यमान चीज़ों की सूची बनाइए और बताइए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अपने कमरे में मौजूद 10 चीज़ों की सूची बनानी है और उनके आगे लिखना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। अपने कमरे में विद्यमान चीज़ों की सूची बनाइए और उनके वचन बदल कर लिखिए। तो ये भी आपको करना है कि आप अपने घर में देखेंगे, 10 चीज़ें ढूंढेंगे और फिर उनके वचन बदल कर लिखेंगे। जैसे मेरे हाथ में क्या है, पेंसिल है, तो मैंने वचन बदल दिया पेंसिल है। चित्रों के माध्यम से एक वचन और बहुवचन दर्शाइए। तो ये आपको एक चित्र बनाना है, एक चार्ट बनाना है और उससे जैसे भी आप दर्शा सकते हैं कि ये एक वचन है, बहुवचन है, तो आप ऐसे दर्शाएंगे। निम्नलिखित वर्ग पहेली में से कुछ कारक, चिन्ह, विभक्तियां तथा कई कारकों के भेदों के नाम दिए गए हैं। इन्हें ढूंढते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, लास्ट में क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश के बीच में उचित कारक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखें। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने आप से करनी है। जैसे 2010 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों की 19वीं प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हुआ। इसमें राष्ट्रमंडल के 71 सदस्य देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के लिखे गए राष्ट्रीय गीत जियो उठो बढ़ो और जीतो के संगीतकार AR रहमान ने संगीतबद्ध किया था। तो इस तरह से बीच में विभक्ति चिन्ह आएंगे, उन विभक्ति चिन्हों को लिखते हुए आप अपना जो होमवर्क है वो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे आज के वीडियो के ज़रिए हमने एक्सरसाइज सारी जो थी चैप्टर 8 की वो सॉल्व कर ली है। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक, और राइटिंग सुंदर लिखेंगे। अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जो कि सर्वनाम के ऊपर आधारित है। तो उसमें हम सर्वनाम सीखेंगे। तब तक पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ाना कुछ नया सीखिए,
खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी कंट्री का भी ध्यान रखिए। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।